हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का लेक्चर 3 तक चला हुआ है। कुछ फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर चालू हो चुका है और हम दूसरा चालू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर, ठीक ना। और बायोलॉजी को हम लोग शुरू से एकदम उसका इतिहास उठाकर पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बायोलॉजी क्या है, किस तरह से मतलब किस शब्दों से बना है, इसका जनक कौन है, इस थोड़ा सा जानकारी पहले इतिहास रखना क्या है बेहद जरूरी है। उसके बाद हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ेंगे कि मैट्रिक में मतलब कि 10th क्लास का आप लोग जो पढ़ने वाला सिलेबस है, कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या नामे हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग को क्लास शुरू किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर हमारे चैनल को पहली बार आए हो प्यारे बच्चों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तभी कीजिएगा जब मेरा अच्छा लगेगा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो कि हमारा चैप्टर है, सब्जेक्ट का नाम बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक ना। इसके हिंदी क्या होता है? इसके हिंदी होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक। जैसे कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है बायोलॉजी चल रहा है, तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि हम कौन सा क्लास कर रहे हैं। तभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी की मीनिंग क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है BIOLOGY, यानी कि बायोलॉजी, ठीक ना। बायोलॉजी हिंदी का होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जाए, यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है जानना, नई नई सीख पाना, कोई बातों को खोज कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीवों के बारे में जानना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे कि आइए हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है यह कैसा इसका निर्माण हुआ, किस तरह बना है, ठीक ना। तो बायोलॉजी हमारे दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। पहला होता है बायोज प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस, ठीक ना। बायोस प्लस लोगोस, ठीक। इसका नोट्स पूरा मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। पीडीएफ जो इसका है या नोट्स जो है आप लोग को इस ग्रुप में डिस्क्रिप्शन जाएगा तो मिल जाएगा। इतना लिख रहे हैं, सबका पीडीएफ बना हुआ है, ठीक ना। बायोस प्लस लोगोस, बायोस से बन गया है लाइफ। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी, ठीक ना। लाइफ का अर्थ होता है जीव, क्या होता है? जीव। स्टडी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक ना। यानी कि यहां से होता है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहाँ का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा है, सॉरी ग्रीक का शब्द है। कहाँ का शब्द है? ग्रीक का शब्द है बायोलॉजी, ठीक ना। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो बायोस किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस से बनता है लाइफ, लोगोस से बनता है स्टडी। लाइफ की हिंदी होता है मतलब अर्थ होता है जीव, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीव के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। आइए इसके डिस्क्रिप्शन आप लोग को लिखवाते हैं, इसका जो परिभाषा है इसको लिखवाते हैं आप लोग। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों के बारे में, ठीक ना। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों के बारे में, जीवित जीवों, ठीक ना, जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। सीधा सीधी अगर बताया जाए तो हमको बायोलॉजी में वह शब्द पढ़ना है, वह नॉलेज पढ़ना है, हर एक जीवित जीवों के बारे में पढ़ना है।
उसी को क्या बोलते हैं हम बायोलॉजी बोलते हैं। रहा बात की इसमें जो परिभाषा में लिखाया हुआ है, ये परिभाषा अन्य किताबों में अन्य तरीका से मिल जाएगा, अन्य टीचर अन्य तरीका से लिख पाएंगे, यानी कि कोई डिफिनेशन एक नहीं है, अलग अलग तरीका से अलग अलग टीचर लिख पाएंगे इसको ना, इससे कोई घबराने की टेंशन नहीं है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं वह पेपर में कभी नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों के अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में, ठीक ना, जीवों के अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट अब आता है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, ठीक ना। एक जंतु होते हैं, एक क्या होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। जीव को हम दो भाग में बांट जाते हैं, एक जंतु एक पेड़ पौधा, एक पेड़ पौधा, एक जंतु एक पेड़ पौधा, ठीक ना। जंतु बोलते हैं एनिमल, एनिमल बोलते हैं, और पेड़ पौधा क्या बोलते हैं प्लांट्स बोलते हैं, समझे। जंतु का बोलते हैं, सॉरी पेड़ पौधा का हो गया प्लांट्स, एनिमल का हो गया, जंतु का हो गया एनिमल, ठीक। कोई दिक्कत देखिए अब कह रहा है कि जंतु किससे कहते हैं, जंतु जंतु होता है जंतु विज्ञान, और पेड़ पौधा होते हैं वनस्पति विज्ञान। जैसे कि बायोलॉजी के दो भागों में बट गया, यानी कि बायोलॉजी में जीव जीव के कितना भाग में बटा है, दो भागों में, जंतु विज्ञान एगो वनस्पति विज्ञान। जो जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और जिस पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक स्लाइड दिखाई दे रहा है कैमरा में, और दिखाई दे रहा है यहाँ तक, क्या दिखाई दे रहा है उसमें, चलिए। यानी कि जंतु के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जिस अध्ययन में पढ़ते हैं, जिस बुक में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, और जिस बुक में जिस किताब में पढ़ते हैं पेड़ पौधा के बारे में उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जूलॉजी बोलते हैं। और वनस्पति विज्ञान को बोटैनी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान का बोलते हैं बोटैनी, ठीक ना। यहाँ तक बात है। वो जूलॉजी किसे कहते हैं, सॉरी जूलॉजी किसे कहते हैं, तो जिस सॉरी इसमें क्या होता है कि जंतु विज्ञान के बारे में, जैसे कि मनुष्य हुआ, जानवर हुए, ये सभी चीजें के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में, इसमें जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में, कीट पतंगों के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं तो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का इंग्लिश क्या होगा जूलॉजी होगा, और वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश क्या होगा बोटैनी होगा, ठीक। आइए इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस, ठीक ना। अभी आप लोग पहले बताए कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस से बन गया क्या वो लाइफ, लोगोस बन गया स्टडी, ठीक ना। और लाइफ क्या होता है हिंदी का होता है जीव, और स्टडी मतलब क्या होता है अध्ययन, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बायोलॉजी कहलाता है, ठीक। आइए अब कहता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, ठीक ना। और जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, ठीक है। यानी पिता ज्ञान मतलब हुआ जनक किसे कहते हैं। आप सब बस इसको लेक्चर सुनते रहिए, और इसका सब पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को ग्रुप में। चलिए जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं, किसे कहते हैं अरस्तु को। और यहाँ पर आता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान पिता कौन है,
जंतु विज्ञान पिता जो है अरस्तु ही होते हैं, जंतु का भी और जीव का भी, दोनों बात एक है, अरस्तु। अब आता है आप लोग को वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो ये होते हैं थियोफ्रेटस, यानी कि यह वनस्पति विज्ञान के पिता हुए। या जंतु विज्ञान पिता कौन? अरस्तु हुए। और जीव विज्ञान पिता कौन है? ते भी अरस्तु, यानी दोनों हो गए, ठीक ना। चलिए अब आता है कि बायोलॉजी जो पहला चैप्टर है ये कौन सा है? तो जो कोचिंग वाले टीचर होते हैं या ऑनलाइन टीचर होते हैं, बुक दो तरीका से है, एक होता है एनसीईआरटी होता है और एक होता है भारती भवन। एक होता है भारती भवन, एक होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अधिकतर चलता है स्कूलों में, सरकारी स्कूल में चलता है एनसीईआरटी, लेकिन जो ट्यूशन वाले टीचर होते हैं क्या करते हैं कि भारती भवन को पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला चैप्टर लिखते हैं जैव प्रक्रम। अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो जैव प्रक्रम को एक चैप्टर माना गया है, इसमें 4 चैप्टर हो जाते हैं। इसको 4 चैप्टर को एक चैप्टर बना दिया गया है एनसीईआरटी के अगर हिसाब से देखा जाए तो। अब भारतीय भवन के हिसाब से देखा जाए तो चारों चैप्टर को अलग अलग करके दिखाया गया है। जैसे कि जैव प्रक्रम कितना चैप्टर है? तो पहला है पोषण, पहला चैप्टर का नाम है पोषण। दूसरा नाम है क्या? वो श्वसन है, ठीक ना। इस तरह से श्वसन लिखा था, इस तरह से लिख सकते हैं श्वसन। दूसरा है, तीसरा वो परिवहन, और चौथा है उत्सर्जन, ठीक ना। और कैमरा चल रहा है कि नहीं? कट भी जाता है तो देख लेना। क्या हो गया? माने ज्यादा नीचे मत जाइएगा, यहाँ तो नहीं दिख रहा था। हाँ तो रुका है क्या वीडियो? ना, ऐसे कितना गर्मी। तो हमारे जो जैव प्रक्रम है ये 4 चैप्टर से मिलकर बना है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। इसमें होता क्या है कि पोषण मतलब होता है भोजन कर, यानी खाना खाकर पचा लेना, पाचन हो, यानी खाना जो खाते हैं उससे क्या होता है? पाचन होता है, ठीक ना। जैसे कि कोई भी पदार्थ खाते हैं तो उसका पाचन होता है, तो अगला दिन दूसरा खाना या भोजन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है? श्वसन आता है। श्वसन में जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आप जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। जो ऑक्सीजन जाता है तो भोजन के द्वारा बना होता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन से टकराता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। इसके चलते क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। उस कारण से आपको CO2 मुक्त होता है, ऊर्जा मिलता है और जल का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ मुक्त होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो श्वसन का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें भोजन का पाचन क्रिया होता है। अब आता है परिवहन। तो परिवहन का अर्थ होता है ढोना, एक जगह से दूसरे जगह को, सामान को या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का बोलते हैं परिवहन बोलते हैं। तो परिवहन क्या करता है? हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है, जो भोज्य पदार्थ से ऊर्जा बनता है, वो सभी क्या करता है? परिवहन करता है, यानी सभी बॉडी में पहुंचाता है। परिवहन का अर्थ ये हुआ, ठीक ना। साथ ही साथ क्या खोज रहे हैं? तो परिवहन का अर्थ होता है यानी कि हमारे जो भोज्य पदार्थ बने होते हैं, जो विटामिन बने होते हैं, ऊर्जा बना होता है, और ब्लड जो होते हैं, हार्मोन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना, यही क्या होता है? परिवहन होता है। तो हमने पोषण किया तो हमको मतलब कि भोज्य पदार्थ अंदर गए, पोषक तत्वों को हमने ग्रहण कर लिया। जैसे कि अगर आपने इतना रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इतना चावल खाते हैं तो उतना चावल आपके लिए उपयोगी नहीं होता है। जब उसको पाचन होगा, जब उसका अभिघटन होगा, टूटेगा, तो कुछ आपको उपयोगी होगा, कुछ उपयोगी नहीं होगा।
ठीक ना। इससे क्या होता है, उसके बाद जो भोजन किए हैं तो भोजन यहाँ पर मान लीजिए आपका भोजन हो गया, ठीक ना, भोजन हो गया। जब श्वसन करते हैं तो सांस लेते हैं तो सांस से जाता है आपके अंदर, आपका अंदर जाता है O2, क्या जाता है O2। तो जाकर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि टूटता है। भोजन जब पास जाता है तो ग्लूकोज बनता है, क्या होता है वो ग्लूकोज बनता है, ठीक ना, ग्लूकोज बनता है। और जब ऑक्सीजन बाहर से सांस लेते हैं तो जाता है तो मिलता है, मिलकर टूटता जो है तो आपको ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि भोजन के क्या मिल गया आपको, ऊर्जा मिल गया। जब ऊर्जा मिल गया तो हर एक शरीर में पहुंचाना पड़ता है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की एक नाक के मार्ग से लेते हैं फेफड़ा में, फेफड़ा से पूरा शरीर में पहुंचाता कौन है, तो परिवहन पहुंचाता है। जब श्वसन क्रिया में CO2 मुक्त होता है तो लाकर छोड़ता कौन है, तो परिवहन के माध्यम से पूरा शरीर से CO2 को लाता कौन है, तो हमारे जो ब्लड होते हैं उसी से आता जाता है। तो धोता कौन है ब्लड को, तो परिवहन होता है। यानी कि हमारे यहाँ गैसों का, ठीक ना, गैसों का हार्मोन का ठीक ना, ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक, यह सभी क्रिया होने के बाद क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ है जो बच जाता है, जैसे कि मल मूत्र होता है। जैसे कि पानी जब पीते हैं तो पानी पीने से आपको क्या होता है कि उसमें से कुछ उपयोगी हो जाता है आपके शरीर में, जो कि क्रिया हो जाता है। लेकिन लास्ट में जो पानी बच जाता है, जो उपयोगी नहीं होता है, वह मूत्र के मार्ग से बाहर निकलता है। तो जो मूत्र निकलता है यानी कि वो उत्सर्जित पदार्थ हो गया। जैसे कि शाम को जो भोजन पदार्थ खाते हैं तो सुबह हम मल मूत्र करने जाते हैं तो आपका शरीर से निकल रहा है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। उसे क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जन। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, वो बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पे खाना खाकर पाचन क्रिया होता है, उसके बाद ऊर्जा मिलता है, उसका ऊर्जा परिवहन होता है। अब परिवहन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो हमारे वो उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर हमने पोषण में अगर पाचन तंत्र काम करना बंद कर दे, खाएगा ना पचेगा, आपका भोजन जो करते हैं वो नहीं पचेगा, आपका जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा बात, श्वसन में जो आप सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, यानी कि CO2 अगर अंदर आपको रह जाएगा तो अभी हानिकारक है, और O2 अगर बाहर से नहीं लेते हैं तो भी आपके लिए हानिकारक है। यानी कि गैसों को लेना और गैसों को छोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं बातों को, ये भी हमारे लिए श्वसन भी क्या है, बहुत ही जरूरत है। जब हम सांस ले लिए, पाचन क्रिया हो गया, हम शरीर में ऊर्जा भी बन गया, लेकिन आप सोचिए, हल्का सा महसूस कीजिए कि भोजन का जो ऊर्जा बना है और एक जगह रह जाए तो क्या दूसरा जगह जा पाएगा? जब तक दूसरा जगह नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, हमारा शक्ति नहीं आ पाएगा। दूसरा बात कि जो हमारे ब्लड होता है, हाँ, ब्लड जो हृदय पंप करता है तो हमारा ब्लड पूरा शरीर में परिसंचरण होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर ब्लड नहीं जाएगा, नहीं आएगा, तो बताइए हमारा शरीर जीवित रहेगा? नहीं रह पाएगा। यानी कि परिवहन भी क्या है, अति आवश्यकता है। लास्ट में आता है आप लोग का यह उत्सर्जन, ठीक ना। उत्सर्जन क्या होता है, जैसे कि आपने पानी पिया, जो मूत्र निकलता है, अगर आप 2 दिन या 3 दिन मतलब कि जो टॉयलेट होता है टॉयलेट करने नहीं जाएंगे या मूत्र नहीं निकालते हैं या पैखाना जो होता है मल मूत्र करने नहीं जाइएगा, आपके शरीर के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही हानिकारक हो जाएगा और आप जीवित भी शायद नहीं रह पाएगा। इसलिए उत्सर्जन की क्रिया होना भी क्या है, बेहद जरूरी है। उत्सर्जन पढ़ेंगे तो उत्सर्जन के बारे में बेहतरीन से पढ़ेंगे, जब परिवहन पढ़ेंगे तो परिवहन के बारे में बेहतरीन पढ़ेंगे। लेकिन हमने आपको इंट्रो दिखा रहा है कि आप लोग समझ पाए कि पोषण में क्या पढ़ना है, श्वसन में क्या पढ़ना है, परिवहन में क्या पढ़ना है और उत्सर्जन में क्या पढ़ना है, और ये हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कितना इसका भूमिका है। आप लोग देख लिए कि एक के बिना एक का कोई कार्य नहीं हो सकता है, यानी कि हमारे शरीर में चारों कार्य होना क्या है, बेहद जरूरी है, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो किसी जीवित शरीर के लिए, किसी जीवित शरीर के लिए वह सारी क्रियाएं जो जीने के लिए अनुरक्षण हो या जरूरी हो, उसी का बोलते हैं हम जैव प्रक्रम बोलते हैं, उसी का बोलते हैं हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, एक जीवित जीव के लिए, एक जीवित प्राणी के लिए
जो सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, यानी भोजन, श्वसन, विसर्जन, परिवहन, ये क्रियाएं करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ये प्रक्रम कहते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत यानी कि लिखा है कि वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। और यह किसी भी शरीर, किसी भी जीव के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है, यानी कि आवश्यकता है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है हमारा चालू होता है पोषण किसे कहते हैं। यार चैप्टर 1 हमारा शुरू होगा आज से, और यही लेक्चर चलेगा। जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा तब 2 चालू किया जाएगा, 3 चालू किया जाएगा, 4 चालू किया जाएगा, इसी तरह होता जाएगा। यानी एनसीईआरटी में देखा जाएगा तो यह पहला चैप्टर माना जाएगा, और यह 4 चैप्टर मिलाकर पहला चैप्टर कहा जाएगा। उसके बाद आएगा नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद आप लोग का आएगा जनन, उसके बाद आएगा अनुवांशिकता, जैसे कि इसमें आप लोग को गुणसूत्र के बारे में कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद आएगा हमारे पर्यावरण, ठीक ना। लगभग 7 चैप्टर तक जाएगा, 8 चैप्टर तक। लेकिन ये 4 चैप्टर मिलाकर क्या कर दिया है, एक चैप्टर बन गया है। यानी कि जैव प्रक्रम कितना भागों में पढ़ेंगे, तो 4 भागों में पढ़ेंगे। पहले पोषण पढ़ेंगे, उसके बाद श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद परिवहन पढ़ेंगे, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग 4 चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, तो हमारा आज से स्टार्ट होगा चैप्टर कौन सा, तो पोषण। पोषण क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें कुछ जैसे कि मान लीजिए कि भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद पाचन क्रिया होता है, किस तरह हमें ऊर्जा मिलता है, किस तरह हमको कुछ भी प्राप्ति होता है, ये सभी चीजें किसमें पढ़ेंगे, पोषण में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है वो पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा बहुत सारे किताबों में अलग अलग टाइप को देगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ऐसा परिभाषा याद कीजिए, ऐसा टॉपिक पढ़िए जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, ठीक ना। राटा मार जो सवाल पढ़ते हैं तो आप रटने को रट लीजिएगा, लेकिन 2 से 3 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाइएगा। इसलिए जितना शॉर्टकट हो उतना ही याद कीजिए और आसान भाषा में याद कीजिए, ताकि आपको कुछ दिनों तक याद रहे, ठीक ना। पोषण किसे कहते हैं, लिखा है यहाँ पे हमारे नोट्स में, आपको नोट्स मिल जाएगा कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्व हैं, ठीक ना। ये पोषण किसे कहते हैं, तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, के लिए प्रोटीन है, वसा है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम ना इत्यादि, ये सभी क्या है, यह पोषक तत्व है। ये क्या है, पोषक तत्वों का नाम है, यानी पोषक तत्वों के बारे में बताइए। पोषक प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम क्या है, पोषक तत्व है। इनका उपयोग करके इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, वो तो पोषण कहलाता है। यानी कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, तो पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। स्वपोषण और परपोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है, स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। तो यह नहीं पूछा जाएगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, बल्कि यह पूछा जाएगा कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखें, यह अंतर क्या है, ठीक ना। आप लोग को इसका अंतर लिखना पड़ेगा।
तो स्व पोषण होता क्या है बच्चा कि स्व मतलब होता है स्वयं, स्व मतलब होता है जैसे कि लिखा है स्व पोषण और यहां पे लिखा है पर पोषण। तो स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं मतलब खुद से, और पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब का पराया जैसे नहीं बोलते हैं, दूसरा है दूसरे पे, ठीक ना। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर रहे या स्वयं संश्लेषित कर रहे, संश्लेषित मतलब ग्रहण करता हो, पा लेता हो, खा लेता हो, उसी के शब्द को बोलेंगे, ठीक ना। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्ति कर ले उसे हम बोलते हैं स्वपोषण, और वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्ति ना कर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे बोलते हैं हम परपोषण, ठीक। यानी कि स्वपोषण किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या स्वयं अपना प्राप्ति कर लेते हैं उसे बोलते हैं स्वपोषण। और परपोषण किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं परपोषण। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, वैसा जीव चाहे वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो या प्राप्त करते हो, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उससे स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हरे पेड़ पौधा, ठीक ना। जो पेड़ पौधा होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और किस तरह बनाते हैं इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पेड़ पौधा के जब आएंगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एक प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन को तैयार करते हैं, ठीक ना। उस टॉपिक को पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तब तक ले इतना समझिए कि हरे पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो स्वपोषण का उदाहरण कौन है, तो हरे पेड़ पौधे। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि स्वपोषण का उदाहरण क्या है, तो हरे पेड़ पौधे, या ये बोला जाता है कि स्वपोषी कौन है, स्वपोषी कौन है, तो हरे पेड़ पौधे होते हैं। ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं, और स्वपोषण प्राप्त करने वाले जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। यानी कौन सा जीव है जो स्वपोषण करता है, तो वो हरे पेड़ पौधा है जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव क्या बोलेंगे हम, स्वपोषी बोलेंगे। ऐसा समझ। चलिए अब आता है परपोषण किसे कहते हैं, तो वही बात है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, ठीक ना। वैसे जीव जो अपना भोजन ना स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हो उसे परपोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता हो या रहते हो उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए जैसे मनुष्य है, जानवर, कीट पतंग होते, पक्षी होती हैं, पक्षी इत्यादि। जैसे कि मनुष्य जो होता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव को नष्ट करेगा, मारेगा,
किसी पर आश्रित रहेगा कि वो मुझे देगा तो मैं हम खाऊंगा या मुझे मिलेगा, तो वैसे जीव को हम क्या बोलते हैं? पद पोषक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मनुष्य है, तो अगर धान की खेती नहीं होगा, गेहूं की खेती नहीं होगा, तो उससे भोजन नहीं मिल पाएगा। जब भोजन नहीं मिल पाएगा तो अपना भोजन प्राप्ति नहीं कर पाएगा, ठीक ना। जैसे कि कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव शाकाहारी होते हैं। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको क्या चाहिए? मांस चाहिए, मछली चाहिए और ये सब अंडा वगैरह चाहिए। किस पे निर्भर है? तो मांस मछलियों पर निर्भर रह रहे हैं। और वैसा जीव नहीं मिलता है तो जीवित नहीं रह सकते हैं। अब आता है शाकाहारी जीव, तो वो भी पेड़ पौधे पे, फल फ्रूट पे, फल होता है ना, उस पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। तो उनको भी क्या चाहिए? तो वो पेड़ पर आश्रित हैं, किसी अन्य जीव पर आश्रित हैं, तो भोजन मिलेगा तब वो अपना जीवित रह सकते हैं। किंतु जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ का मतलब होता है जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसमें लकड़ियां पाई जाती है अधिक, उसी का बोलते हैं पेड़ बोलते हैं। ऐसा छोटा छोटा पौधा होता है जैसे कि फूल होता है जो वगैरह नहीं सजाने के लिए फूल लगाते हैं, जो धरती में छोटे छोटे दूब होते हैं, दूब छोटा छोटा नहीं होता है, बथुआ वगैरह कहते हैं देहात के एरिया में, तो उसी को बोलते हैं पौधा। और जो बड़े बड़े शीशों का पेड़ है, आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ठीक ना, इस सभी को बोलते हैं पेड़। ऐसा है ना। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो अपना भोजन किस तरह बनाते हैं? तो उनका विधि होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। वो अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, किस तरह बनाता है लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक ना। आइए कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में, स्व पोषण के बारे में। स्व पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए स्व पोषण करने वाले जीव को हम स्वपोषी बोलते हैं। यानी कि जो स्व पोषण करने वाले जीव हैं, स्व पोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। देखिए हेडलाइन यहाँ पे है, हाईलाइट यहाँ पे है कि जितनी भी स्वपोषण करने वाले जीव है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जैसे कौन होता है? तो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ठीक ना। उसका लिखा है दूसरा, सभी हरे पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं, जितना भी हरे पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक ना। दो टॉपिक हो गया। तीसरा लिखा इन पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनमें एक प्रकार की रचना पाई जाती है। जैसे कि क्या होता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे पत्ता हो गया, ठीक। इस पाता में क्या होता है, एक जगह क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक ना। इसी बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे पत्तियां होती हैं हरा होती हैं। इसमें क्या देखिए, ऊपर अलग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्या है? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल पाते हैं, क्लोरोफिल। पेड़ पौधा के पत्तियां हरा क्यों होती हैं, यानी कि पौधे के पत्ता हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पत्तियों में। क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है पर्णहरित। पर्णहरित, क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है? पर्णहरित नाम, ठीक ना। इस प्रकार से होता है, यानी कि इसी के अंदर होता है ग्लूकोज पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसमें छिद्र पाया जाता है। इस तरह का जो छिद्र होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इसको रंध्र, हिंदी बोलते हैं रंध्र। इस रंध्र के द्वारा ही क्या होता है, इसमें से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता किसके मार्ग से? पत्तियों में, रंध्र द्वारा, ठीक ना। हर पेड़ पौधा अपना गैसों का निष्कासन किस तरह करते हैं? तो रंध्र द्वारा। और ग्रहण किससे करते हैं? तो रंध्र द्वारा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित एवरक पाए जाते हैं, जिसे क्लोरोफिल पर्णहरित कहते हैं। यहाँ पे बता दिए हैं, यहाँ पे चौथा नंबर में वही लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना। पांचवा नंबर है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां का रंग हरा होता है। जो क्लोरोफिल होता है उसी कारण पत्ता का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, ठीक ना। चलिए अब आगे स्लाइड पढ़ते हैं पर पोषण के बारे में। पर पोषण किसे कहते हैं? तो पर पोषण अगर आते हैं हम, तभी हम बताएं आपको कि पर पोषण किसे कहते हैं। तो पर का मतलब होता है बगैर, या दूसरा बोल सकते हैं आप, ठीक ना, दूसरे पर निर्भर रहने वाला है। जो पर पोषण होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि वैसा जो क्या हुआ वो कहलाता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए उसे हम बोलते हैं पर पोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं प्राप्त करते हैं, उससे बोलते हैं स्वपोषण। तो पर पोषण कितने प्रकार होते हैं? हो गया, जैसे कि पर पोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। तो पर पोषण किसे कहते हैं बता दिए, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते उसे क्या बोलते हैं? पर पोषण कहते हैं। पर पोषण का प्रकार पढ़ाने जा रहे थे तब तक तो लाइट कट चुका है, फिर भी हमने अभी दिन में आज शूटिंग कर रहे हैं, रात को टाइम नहीं है, तो आज आप लोगों को थोड़ा सा जो गाड़ी उड़ी होता है उसका आवाज थोड़ा सा दे रहा होगा, सिटी वगैरह का, कार का, ठीक ना। फिर भी आप लोग मैनेज कीजिए, पढ़ाई है, पढ़ाई थोड़ा संघर्ष मांगता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। इसलिए हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी लाइट भाग गया था, तभी भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। दूसरा बात की लाइट था फिर भी हमने आवाज साफ सुनाई देने के लिए हमने पंखा को बंद करके लाइट को आप लोग वीडियो शूट कर रखा है। जैसे मुझे गर्मी भी हुआ, तकलीफ भी हुआ, फिर भी आप लोग के लिए हमने कंटेंट बनाया। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। और बातों को गौर से सुनिएगा, जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब आवाज सुनाई देगा आपको, ऐसा कोई नहीं होगा डिस्टर्ब जिसमें हो, ठीक। चलिए आइए हम देखते हैं पर पोषण किसे कहते हैं। तो आपको पता चल गया है कि वैसा जो अपना भोजन स्वयं ना बनाते हैं उसे हम बोलते हैं पर पोषण। पर पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। मृत जीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, प्राणी सम पोषण होता है। तो मृत जीवी पोषण, दूसरा आता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और तीसरा आता है प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण।
तो इसमें पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मृतजीवी पोषण, दूसरा हो गया परजीवी पोषण, चौथा हो गया तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। ठीक ना। तो इसमें होता क्या है कि मृत जीवी में जो भी जीव होते हैं, मृत जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं मृत जीवी पोषण में, इसके अंतर्गत जितना भी जीव आते हैं और किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो मृत जीवी से करते हैं भोजन प्राप्त। दूसरा आता है परजीवी। तो परजीवी का अर्थ होता है कि किसी की मतलब अपने से ना किसी अन्य जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करना, किसी अन्य जीव से प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। और यह 2 प्रकार का हो जाता है, एक अंतः परजीवी होता है, एक बाह्य परजीवी हो जाता है। अंतः मतलब होता है शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको अंतः परजीवी कहते हैं। जो शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम बाह्य परजीवी कहते हैं। ओके। और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो प्राणी संपोषण कहने का मतलब यह है इसमें जीव ठोस और तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। तरह के पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जीव जंतु या सड़े गले पेड़ पौधे के शरीर से प्राप्त करते हैं, उसे हम मृत जीव पोषण कहते हैं। थोड़ा सा हरासमेंट जो बोलते हैं, थकान जो बोलते हैं, तो वो हमें थोड़ा होने लगा है, जैसे कि कुछ देर हो गया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक ना। फिर भी हम चाह रहे हैं कि अपने ऊर्जा में ही पढ़ाएं, ठीक ना। तो हल्का सा आवाज थोड़ा दब सकता है, थोड़ा आवाज कम हो सकता है, बट पढ़ाने में जो लय है वो कमी नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग जुड़े रहिए, ठीक ना। आता है वो मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है? देखिए पोषण की वह विधि, पोषण का वह विधि, पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना, जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जीव तथा सड़े गले पेड़ पौधा के शरीर से प्राप्त करते हो, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जीवी तथा सड़े गले पेड़ पौधा के शरीर से प्राप्त करते हो, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जो मर चुका हो जीव जंतु और उसके शरीर पे कोई बैठकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि आपके देहात होंगे, आप देखे होंगे कि कोई गाय या भैंस या बकरी या कोई जानवर मर जाता है, तो उसको ले जाकर नहरी में जो पोखरा होता है या कोई गड्ढा होता है वहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो उसका बॉडी कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सड़ जाता है। बॉडी क्या होता है? सड़ जाता है। जब बॉडी सड़ जाता है तो वहाँ से सियार आते हैं, कुत्ते आते हैं, उस बॉडी को काट कर फाड़ कर खाते हैं। एक जगह का हड्डी दूसरे जगह चला जाता है। यानी किया क्या? वो जीव किसी मरा हुआ जीव जंतु के शरीर से अपना भोजन को प्राप्त किया, यानी कि वो कैसा जीव हो गया? तो मृत जीवी जीव हो गया। उसमें कौन सा पोषण पाया गया? तो मृत जीवी पोषण पाया गया। ऐसा समझ किस इस तरह का है। तो हमारा कहने का मतलब ये है या मेरा बताने का तरीका ये होता है कि आप पढ़ाई जब कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप सबसे ज्यादा फोकस करें रटने पर, किताबी भाषा पे ज्यादा रिवीजन, पे क्या कहता परिभाषा पे, ठीक ना।
तो आप सबसे बेटर पढ़ाई लिखाई के मैटर जहाँ तक है अच्छा वो होता है जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, क्या बोलना चाह रहा है टीचर इस बात को जान जाते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं और साथ ही साथ कुछ दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक आपको याद भी रहेगा। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक ना। तो इसीलिए बता रहे हैं वो जैसे कोई जीव मर जाता है, फेंक दिया जाता है, तो उसके शरीर से क्या होता है, कोई आता है और उसको काट कर घींच कर ले चला जाता है, तो कुछ दूर तक ले जाकर अपन क्या करता है, भोजन की प्राप्ति करता है, ठीक ना। तो ऐसे जीव में कौन सा पोषण पाया गया, तो मृतजीवी पोषण पाया गया। और कैसा जीव है, तो मृतजीवी जीव है, ठीक ना। आइए जैसे इसमें लिखना है एग्जाम्पल के लिए, गोबर छाता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपको बिहार बोर्ड में या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो फिर भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण कौन है, आपको जवाब देना होगा गोबर छाता। या गोबर छाता में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी पोषण विधि पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है कवक। क्या होता है कवक, उसको इत्यादि से ना। अब हमारा आता है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर पर, तो यही लिखना है पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन है ना, अपना भोजन, यही विधि लेकर यहाँ से आधा से काट के लिखना है ना। मानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठीक जी, अपना भोजन अन्य जीव के शरीर पर, अपना भोजन अन्य जीव के शरीर पर अस्थाई या अस्थाई अस्थाई या अस्थाई के रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हो, अस्थाई रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले कहना क्या चाह रहा है। ठीक, अपना भोजन अन्य जीव के शरीर पर, अपना भोजन भी करना है, किसी अन्य जीव के शरीर से भी करना है। उसके बाद लिखा है अस्थाई या अस्थाई। अस्थाई का अर्थ होता है कि पूर्णतः रहकर, यानी संभवतः का होता है कि साफा साफी रहकर, मतलब कि हमेशा के लिए, उसी को बोलते हैं अस्थाई। और एक होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए। जैसे कि आपका अगर घर माना जाए तो जो आपका गांव होता है वह अस्थाई है। अस्थाई का मतलब आपको वहीं पर रहना है, जीवन आपको वहीं बिताना है। अगर आप 5 दिन के लिए हिते जाते हैं, जैसे ममर गए, फुफर गए, कहीं भी गए, आपको 5 दिन के बाद कहाँ आ जाना है, घर पर ही आ जाना है। इनको क्या हो गया, घर आपका क्या है, अस्थाई है। और जो किस दिनों के लिए जा रहे हैं, कोई रूम भाड़ा लेकर रह रहे हैं या किस दिन के लिए जा रहे हैं उसके बाद लौट आ रहे हैं, और जगह आपके लिए क्या था, अस्थाई था। यानी कि अस्थाई में आप हमेशा के लिए हो जाते हैं और अस्थाई में कुछ दिनों के लिए होते हैं। ऐसा समझना। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि पोषण की वैसा विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर पर अस्थाई या अस्थाई के रूप में
अस्थायी के रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अस्थायी का मतलब होता है जो आपके शरीर के अंदर रह कर हुआ, और अस्थायी का मतलब हुआ कुछ पल के लिए उसके बाद हट जाएगा, उसे बोलते हैं अस्थायी, ठीक ना। जैसे कि है एग्जाम्पल के लिए लिखा है जू मतलब होता है जैसे, ठीक ना, स्लाइड कर गया। जैसे जू मतलब होता है ढील नहीं बोलते हैं, बाल में पाए जाते हैं ढील, वह ढील हो गया। उसके बाद आता है खटमल, ठीक ना। इसमें कवक, उसके बाद है कीड़े, कवक और कीड़े। उसका मच्छर, ठीक ना, इत्यादि। तो कहने का मतलब ये है तो जू है जो ढील है आपका मोड़ी पे, आपके सर पे अस्थायी रूप से रहता है, हमेशा के लिए रहता है। आपका मतलब कि आपका ही ब्लड को चूस कर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक ना। जो आपके शरीर के अंदर नहीं है, बाहर है ना, लेकिन अस्थायी रूप से है कि नहीं है, ठीक। अब आता है यहाँ पर क्या है कि जो मच्छर होता है वो आपका शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है, यानी आता है कुछ पलों के लिए और आपका बॉडी पे बैठता है और आपसे खून चूसता है और चूस कर उड़ जाता है, यानी चला जाता है। तो वो आया था कुछ पल के लिए, लेकिन आपको खून चूसा और अपना भोजन प्राप्त किया और आपसे क्या हो गया, दूर भी चला गया, तो उसको बोलेंगे अस्थायी रूप से। आखिर पोषण कहाँ से प्राप्त किया? किसी अन्य जीव पर ही, लेकिन अस्थायी से। लेकिन जो रह कर हमेशा प्राप्त करता है उसे बोलते हैं अस्थायी रूप से। ऐसा समझना, वही है मच्छर, ठीक ना। अब यह परजीवी दो प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। सब नोट्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों, बस हम पढ़ाने के लिए लिखना पड़ रहा है। अभी क्लास करा रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, नर्वस पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो जब आपका हम रिवीजन कराएंगे तो हल्का हल्का सा हिट देंगे तो आप समझ जाइएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ भी आ जाएगा। वैसे हम अभी आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तभी अब पढ़ा रहे हैं, जैसे ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, उन लोगों को अभी पूछा जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, तो हाल जल्दी बता देगा सब, क्योंकि वो पहले से पढ़ चुका है। आप भी ऑफलाइन जहाँ पढ़ते होंगे तहाँ पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी हमने यूट्यूब पढ़ा रहे हैं पहली बार, जैसे कि पहली बार नहीं, मतलब कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं मतलब हमारे चैनल पे, तो उससे क्या होगा कि आप पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कितना समझ आ रहा है। जब समझ आ जाएगा तो आप जब आपसे पूछेंगे तो आप खुद यहाँ बता सकते हैं हाँ इसका ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, क्योंकि आपको पूरा मालूम होगा। लेकिन अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, अब पूछेंगे तब से नहीं बन पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, ठीक ना। तो अभी हमने पढ़ा कि परजीवी मतलब क्या होता है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव के शरीर पर रहता हो, वो भी अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसका बोलते हैं हम कि परजीवी बोलते हैं, ठीक ना। एक आता है कि बाह्य परजीवी को अंतः परजीवी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तब तक हमने इसको आगे पढ़ लेते हैं। प्राणी संपोषण में क्या होता है। प्राणी में होता क्या है कि वैसा पोषण, जिसमें पोषण की वैसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि वही लिखना है पोषण का वह विधि जिसमें कोई जीव हो गया ना अपना भोजन किसी अपना भोजन
किसी अन्य जीव के शरीर से ठोस या तरल के रूप में करते हों, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हो, एक ठोस तरल के रूप में प्राप्त करते हो, या प्राप्त लिख लीजिए, प्राप्त करते हो, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि अमीबा, कोई आया क्या देखते? नहीं सर, कोई आया वो का नहीं। जैसे कि अमीबा, टाइम नहीं हुआ है। अमीबा, मेढक और मनुष्य का मतलब यह है कि जो मनुष्य होता है वह परजीवी पोषण है। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषक मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे स्वपोषक बोलेंगे। और परपोषण मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो परपोषण तीन प्रकार के हो जाते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण होता क्या है कि यह अपना भोजन किसी मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। और परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर पर रहकर अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो वही बात है कि अपना भोजन किसी पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, ठीक ना। हम यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लाइन नहीं लिखे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक नहीं लिखे कि बार बार वही वर्ड लिखना है, बल्कि हम बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि पोषण का वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, पोषण का वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, सेम वही बात है। अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। यहाँ पे मेन आता है अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य, एक मेढक, ठीक ना। यह सब में कौन सा पोषण विधि पाए जाते हैं? तो प्राणी संपोषण पाए जाते हैं, प्राणी संपोषण विधि में पाए जाते हैं। हवा नहीं लगता और सुनाई दे उसमें क्या पाए जाते हैं? प्राणी संपोषण विधि पाए जाते हैं। ओके, अब आता है स्वपोषण और परपोषण के बारे में अंतर लिखिए। तो हमने आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, समझा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार पुनः फिर से वापस से वीडियो को थोड़ा सा स्लोली में करके देखिए, ठीक ना। तो स्लोली आपको नहीं करना है, बस समझना है। स्लोली कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगा, जिससे छोटा सा वर्ड को बोलने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अब जैसे पढ़ाए थे कि पोषण किसे कहते हैं? पोषण हम बताए थे, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो या स्वयं संश्लेषित करता हो, ठीक ना, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे क्या बोलते हैं? हम स्वपोषण बोलते हैं। उसके बाद आते हैं परपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो मृत का मतलब होता है मारा हुआ व्यक्ति या मारा हुआ जीव बोल सकते हैं, ठीक ना। तो मृत का मतलब क्या जाना? मर जाना, ठीक ना। तो मारा हुआ जीव से, यानी कि जैसे कि आपने बताया है, शुरू में बताया आपको हम, कोई जैसे कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई भी जानवर मर जाता है तो उसे नहर में फेंक देते हैं
तो क्या होता है उसका बॉडी फूल जाता है ना, जिसमें कोई जीव जाता है उस बॉडी को नोच कर खाने लगता है, यानी कि मारा हुआ जीव को अपना भोजन पोषण बना लिया, कर लिया ना, उसी बोलते हैं हम जीवी पोषण। जैसे सियार खाता है, जो टोमी होता है, कुत्ता वगैरह होता है लोग, वो सब खाते हैं, ठीक ना, तो कहा जाएगा जीवी पोषण। और एक परजीवी पोषण क्या होता है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई को तो बता दिए, जहाँ पर हमेशा के लिए रहते हैं उसे हम अस्थाई बोलते हैं, जहाँ कुछ दिनों के लिए जाते हैं फिर से पुनः वहां से लौट जाते हैं तो उसे अस्थाई बोलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी पे कुछ हमेशा के लिए रहकर जो प्राप्त करता हो उसे बोलते हैं अस्थाई, और जो कुछ दिनों के लिए है वो क्या है, अस्थाई। ऐसा समझना। उसी प्रकार से तो वैसा जीव पोषण की वैसा विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर प्राप्त करता है, उसे हम बोलते हैं परजीवी पोषण। अब आता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी का मतलब समझिए कि ठोस और तरल। प्राणी का मतलब समझिए ठोस और तरल। प्राणी का मतलब क्या समझना है, ठोस और तरल। इसमें होता क्या है कि वह जीव अपना ठोस और तरल के रूप में प्राप्त करता है, उसे क्या होते हैं, प्राणी संपोषण करते हैं। यानी कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। या जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम मेढक में। तो आपसे पूछता है अमीबा में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है, प्राणी संपोषण पाई जाती है। पैरामीशियम कौन सा विधि पाई जाती है, प्राणी संपोषण पाई जाती है। मनुष्य में प्राणी संपोषण। जो जू खटमल है, मच्छर में कैसा पोषण विधि पाई जाती है, तो परजीवी पोषण पाया जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे गौशाला में कौन सा पोषण विधि पाया जाता है, तो मीठजीवी पोषण पाया जाता है, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखें, यह इंपॉर्टेंट है और यह 2 नंबर का आता है, ठीक ना। तो जो स्वपोषण और परपोषण पढ़ लिया है उसको समझ आ गया होगा, तो उसके बाद लिखने में टाइम लगेगा, ठीक ना। इसे समझ के पढ़ने में फायदा होता है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी होता है, सब्जेक्टिव का भी होता है, और लंबे समय तक आपको याद भी रहता है। अगर समझ लेते हैं तो आपको पढ़ाना हो या किसी को बताना हो समझा सकते हैं, लेकिन रट्टा मारे होंगे तो उस तरह से नहीं हो पाएगा, ना खुद पढ़ पाएंगे ना कभी किसी को पढ़ा सकते हैं। चलिए लिखा है स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखें। यह 2 नंबर या क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा है स्वपोषण, यहाँ पर लिखा है परपोषण। आपको जब भी लिखने कहे कुछ भी चीज का अंतर लिखना कहे, आपको कुछ इसी प्रकार से बनाना है, यानी कि एक साइड लिख दीजिए स्वपोषण और एक साइड लिख दीजिए परपोषण, और दोनों में अंतर क्या है उसको बता दीजिए। अब आता है कि अंतर किस तरह लिखा जाता है, कोई भी चीजों का अंतर किस तरह लिखा जाता है। अंतर लिखने का तरीका समझिए। जैसे कि आपको हमने कह देंगे, मान लीजिए कि 2 बोतल है, जो फिजिक्स क्लास पढ़ाए थे उसमें बोतल के एग्जाम्पल लिए थे और उसी को समझाए थे, उसी प्रकार इसमें भी बताते हैं। और 2 बोतल है, ठीक ना, एक नीला कलर का है एक व्हाइट कलर का है, और आपसे कह दें कि 2 बोतलों में आप अंतर लिखिए, आप किस तरह लिखिएगा, यह लिखिएगा कि यह साइज में क्या है, छोटा है, और यह साइज में क्या है, बड़ा है। इसका जो ढक्कन है नीला कलर का है, इसका ढक्कन कैसा है, व्हाइट कलर का है। इसमें कुछ हल्का से फूल के डिजाइन की तरह दिखाई दे रहा है, झांसा उठा हुआ, और यह क्या है, सिंपल है। तो यह छोटा है, नीला है और सिंपल है, और यह क्या है, आकार में बड़ा है, ढक्कन के इसका व्हाइट कलर है, और इस पे थोड़ा सा झांसा फूला हुआ फूल के डिजाइन है। तो कुछ इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जब आते हैं स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखने के लिए, तो इसमें आप लोग पढ़े हैं स्वपोषण किसे कहते हैं, तो वैसा कि जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इसे पढ़ाते हैं वैसा जो अपना भोजन स्वयं ना बना कर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे हम परपोषण कहते हैं। इसमें यह लिखेंगे, इसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसमें
कोई जीव अपना भोजन, इसमें कोई जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है। इसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या प्राप्त करता है, और इसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव को प्राप्त करता है, क्या किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है। दूसरा, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ता है। इसमें क्लोरो जो हरे पेड़ पौधा उसी में सिर्फ पाया जाता है स्वपोषण, तो स्वपोषण करने के लिए क्लोरोफिल रहता है तभी बन पाता है भोजन, इसलिए इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह अपना भोजन केवल दिन में बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इसमें भोजन तभी बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि जो होता है ना, तो उसी के द्वारा इसमें बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होता है? तो दिन में होता है। या कब हो सकता है? तो दिन में ही हो सकता है, ठीक ना। इसीलिए यह दिन में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो यह अपना भोजन कभी भी बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी, जब बरसात हो, ठंड हो, गर्म हो, कभी भी अपना एक चूल्हा जल के अपना भोजन बना सकते हैं पर पोषण। लेकिन जो स्व पोषण होते हैं ये अपना भोजन मतलब कि ये दिन में ही बना सकते हैं, ऐसा ना। तो वक्त तीन आता है, चार देखिए यहाँ पे। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें पाचन की क्रिया होती है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि जो स्व पोषण होते हैं इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन जो पर पोषण होते हैं इसमें पाचन क्रिया होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्व पोषण और पर पोषण अंतर लिखेंगे, किस तरह लिखेगा। पहला स्व पोषण है, इसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, और इसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। प्रकाश जब होता है इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ बोला गया है कि इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह अपना भोजन यह अपना भोजन केवल दिन में बना सकता है, और यह अपना भोजन कभी भी बना सकता है, दिन या रात कभी भी अपना भोजन बना सकता है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, बट इसमें पाचन क्रिया होती है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का यह स्व पोषण और पर पोषण का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, ठीक। आइए कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट कुछ आप लोग टॉपिक लिखवा दिया जाता है, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव कुछ तैयारी हो जाएगी, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, जो अगला स्लाइड है
लिखा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि महत्वपूर्ण दृष्टि है, कुछ परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो लिखा है कि मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो जो मृतजीवी यानी कि मृतजीवी पोषण में जितना भी जीव होते हैं उससे क्या होते हैं, तो मृतजीवी कहते हैं, ठीक ना। दूसरा बात है अनेक, अनेक मतलब बहुत सारे कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में मृतजीवी पोषण पाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे अनेक कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जिसमें मृत पोषण जीविका क्या होता है, मृतजीवी पोषण विधि पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किन किन जीवों में पाया जाता है, तो कवक में भी, जीवाणु में, कुछ पौधों में, अमरबेल जो होता है या अन्य जीव के शरीर में क्या होता है, लिपट कर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक ना। इसमें भी क्या पाया जाता है, मृतजीवी पोषण पाया जाता है, परजीवी अलग नहीं पाया जाता है। कई जंतु जैसे कि गोलकृमि जैसे कीड़ी बोलते हैं, ठीक ना, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी में यह विधि मृतजीवी पोषण पाए जाते हैं। आता है नेक्स्ट प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में जानते हैं कि पोषण तत्वों के रूप में जितना भी जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण में करने वाले जीव को प्राणी संभोजी जीव पोषण कहते हैं। यानी कि जो अमीबा होता है, मेढक होता है, मनुष्य होता है, जो ठोस तरल के रूप में पदार्थों को ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अमीबा पैरामीशियम में पाए जाने वाले अमीबा में पैरामीशियम में पाए जाते हैं कौन सा विधि, तो प्राणी संभोजी विधि पाए जाते हैं। यही प्राणी संपोषण होता है ना, यही प्राणी संभोजी बोलते हैं इसको, ठीक ना, या पोषण बोल लिख सकते हैं। प्राणी संपोषण विधि पाई जाती है। ओके, यानी कि बता सकते हैं अमीबा में पैरामीशियम में कैसा पोषण विधि पाई जाती है, तो प्राणी संपोषण विधि पाई जाती है। तो हमने आप लोग को यहाँ तक क्लास पढ़ा दिया है। तो बायोलॉजी जो पहला चैप्टर पोषण को हमने पढ़ाया सबसे पहले कि बायोलॉजी की उत्पत्ति किस तरह हुआ, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका जनक कौन है। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको कि बायोलॉजी में कितना चैप्टर है। पहला चैप्टर जैसे जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम में कितना भाग बांटा हुआ है, तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो जो पोषण हमने चैप्टर चालू किया है, पोषण में पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में डिफिनेशन दिया, परिभाषित किए हैं और सभी को करते हुए उसका अंतर भी लिखा है, जैसे कि स्वपोषण परपोषण में अंतर, और लास्ट में यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा उससे होगा पौधों में, जैसे कि पेड़ पौधे में भोजन बनता है, पौधों में पोषण। हमारा नेक्स्ट क्लास क्या होगा, पौधों में पोषण पढ़ने वाला है, यानी प्रकाश संश्लेषण किस तरह होता है और क्या कौन सा पदार्थों का आवश्यकता पड़ता है। अगला क्लास में आप लोग पढ़ा जाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन आके पढ़ते रहिए। टेक केयर।